मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। पिछले लेक्चर में मैं आपको वर्नर्स थ्योरी के बारे में बता चुकी हूँ, जहाँ पर कि हमने देखा था कि सेंट्रल मेटल आयन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से लिगेंड्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। आज हम उसको एप्लीकेशंस को देखेंगे कि किस तरह से उसकी सत्यता प्रमाणित होगी। इसके लिए हम कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लेंगे, जहाँ पर कि कुछ लिगेंड प्राइमरी और कुछ लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स है COCl3 6NH3 एंड मोर करेक्टली इट कैन बी रिटन एज CONH3 का होल 6 और Cl3। ये इंडिकेट कर रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो क्लोराइड है वो आयोनाइजेबल पार्ट है, प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, और हेक्साअमीन जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, जो कि नॉन आयोनाइजेबल है। अब यहाँ पर आप देखिए 3 फ्लोराइड जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए, ये मैंने डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है, और 6 अमोनिया जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन से मैंने बताया। दूसरा कॉम्प्लेक्स है COCl3 5NH3H2O, which can be written as COH2O NH3 का होल 5 Cl3। बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए उसी तरह से वही व्यवस्था है। 5 अमोनिया है, सिर्फ एक अमोनिया वाटर से रिप्लेस, तो बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। आयोनाइजेबल पार्ट यहाँ पर भी 3 क्लोराइड है, सिर्फ रिप्लेसमेंट ऑफ NH3 by H2। थर्ड कॉम्प्लेक्स है COCl3 5NH3, जिसको हम समझने के लिए लिखेंगे COCl2 NH3 का होल 5 Cl2। यहाँ पर 2 आयोनाइजेबल क्लोराइड है, और इनर स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 5 तो अमोनिया है और 1 क्लोराइड है। इसको हम स्ट्रक्चर देखिए आप, 1 2 3 4 5 अमोनिया है, 2 क्लोराइड, 1 क्लोराइड जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, 2 क्लोराइड जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए, जो डॉटेड लाइन से बताएं। पर ये जो क्लोराइड है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, एक स्ट्रेट लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से जुड़ा हुआ है, यानी ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है COCl3 4NH3। ये सिस आइसोमर है और हम इसको लिखेंगे COCl2, एक Cl बाहर है जो कि प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, COCl2 और NH3 का होल 4। यहाँ पर 4 अमोनिया है, 1 2 3 और 4, 1 क्लोराइड है जो कि प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, 2 क्लोराइड जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट इसी का फोर्थ और फिफ्थ सेम कॉम्प्लेक्स है, ये ट्रांस आइसोमर है। यहाँ पर आप ये देखेंगे 4 अमोनिया है, 1 2 3 4, और 2 क्लोरो है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ब्रैकेट के बाहर 1 क्लोरो है जो कि यहाँ पर 1 क्लोराइड है जो कि सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। लास्ट वन है COCl3 thrice NH3। यहाँ पर आप देखेंगे COCl3 और thrice NH3, इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर कोई लिगेंड नहीं है, यानी यहाँ पर आयोनाइजेबल लिगेंड है ही नहीं। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3 अमोनिया है और 3 क्लोराइड है। 3 क्लोराइड, तीनों ही क्लोराइड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इन 6 स्ट्रक्चर से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ऑल अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। आप इस पूरे स्ट्रक्चर में देखेंगे ब्रैकेट के बाहर कहीं भी अमोनिया नहीं है, और एक स्ट्रक्चर में जहाँ पर कि वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है वो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। पर
ऑल सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉट सेटिस्फाइड बाय अमोनिया। पर अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं यहाँ पर, तो सभी सेकेंडरी वैलेंसी केवल अमोनिया से संतुष्ट नहीं है, बल्कि क्लोराइड आयंस एंटर्स द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बाद में जब ये तीसरा स्ट्रक्चर आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक क्लोराइड आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया, यानी सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया के अलावा क्लोराइड से भी सेटिस्फाइड है। दैट मीन्स ऑल सेकेंडरी वैलेंसीज not satisfied by ammonia, but chloride ion enters the coordination sphere to satisfying remaining secondary valencies. अच्छा, अब हमारे पास में ऐसे क्लोराइड्स हैं जो कि बोथ सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये आयोनाइजेबल नहीं है। आयोनाइजेबल नहीं है यानी कि अंदर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पाए जाते हैं। अब अगर हम इसको समराइज करें टेबुलर फॉर्म में, अगर हम देखें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में जैसा कि आप ये देख रहे हैं Cl3, यानी स्फीयर से बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर 3 क्लोराइड हैं जो कि आयोनाइजेबल है और जिनका की प्रेसिपिटेशन हो सकता है, अवक्षेपण हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है वो 4 है। एक तो कॉम्प्लेक्स आयन है और 3 क्लोराइड आयन है। यहाँ पर इनकी मोलर कंडक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो इट कम्स अप टू बी 430। दूसरे स्ट्रक्चर में भी आप क्या देखेंगे, सिर्फ यहाँ पर अमोनिया से वाटर रिप्लेस हुआ है, तो यहाँ पर भी क्लोराइड जो है वो 3 ही मौजूद हैं और 3 क्लोराइड हैं, एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन है, तो टोटल 4 आयंस हो गए और दोनों की मोलर कंडक्टिविटी सेम। थर्ड कॉम्प्लेक्स में आप ये देखेंगे कि 2 क्लोराइड हैं और एक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो 2 क्लोराइड है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है, यानी कि 3, टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 हो गए। और क्योंकि यहाँ पर आयोनाइजेबल पार्ट रिड्यूस होता जा रहा है, हम अप टू डाउन जा रहे हैं, तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर कम है, तो उसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे ऊपर से नीचे कम होती जाएगी। फोर्थ स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो एक तो हो गया क्लोराइड, एक हो गया कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 हो गए और मोलर कंडक्टिविटी जो कि कम होनी चाहिए वो कम हो रही है 100 यहाँ पर फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज ओनली ट्रांस आइसोमर और कोई इसमें अंतर नहीं है, तो यहाँ पर भी एक क्लोरो है, 2 टोटल आयन है और कंडक्टिविटी कम हो रही है और दोनों की कंडक्टिविटी सेम है, जो कि बता रही है कि दोनों जो हैं उनमें व्यवस्था एकदम समान है। अब हम लास्ट कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, दैट इज COCl3 NH3 का होल थ्राइस। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के पास में कोई भी आयन मौजूद नहीं है, मतलब यहाँ पर क्लोराइड आयन जिनका अवक्षेपण हो सकता है वो नील है। टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है और इसलिए जो इसकी कंडक्टिविटी है वो भी 0 है। जब आयंस ही मौजूद नहीं है तो ये कंडक्टिविटी 0 शो करेगा या फिर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब हम देखेंगे ये जो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस हैं जिनका प्रेसिपिटेशन हो सकता है, तो पहले केस में CONH3 का होल 6 और 3 Cl, तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों क्लोराइड का AgNO3 के साथ में अवक्षेपण हो, अगर अभिक्रिया होगी AgNO3 के साथ में तो तीनों क्लोराइड का AgCl और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। दूसरे केस में भी सिमिलर है, 3 क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एसएच रहने वाला है। तीसरे केस में 2 क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन हो रहा है। फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पर एक एक आयोनाइजेबल क्लोराइड है, तो यहाँ पर क्या होगा, AgNO3 से जब हम अवक्षेपण कराएंगे तो एक क्लोराइड का होगा। और लास्ट में जो 6th कॉम्प्लेक्स है, इट डज नॉट आयोनाइज, यहाँ पर आयन है ही नहीं, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन नहीं होने के कारण ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह से काम करेगा। इस तरह से हमने देखा वर्नर थ्योरी के बारे में
वैलेंसी की सहायता से डिफरेंट कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में आसानी से ये थ्योरी समझा पाई। पर इस थ्योरी में कुछ कमी रही। इस थ्योरी में इस तरह से कमी रही कि वर्नर ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि सपोज मैं एक एग्जांपल क्लोराइड का लेती हूँ कि कब ये प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ रहा है, कब ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस स्थिति में ऐसा होगा। तो हालांकि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वर्नर थ्योरी की बहुत ज़्यादा है। पहली सिस्टमेटिक स्टडी जो है वो वर्नर ने की थी, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो सिस्टमेटाइज करने में और स्ट्रक्चर को समझने में, आप यहाँ देखिए कंडक्टिविटी के बारे में ज्ञान होता है, तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज को ये समझा पाए पर सभी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, तो इसका मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी जो कि आगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी के द्वारा दी गई।